यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है नए भारत का डिजिटल पावर हाउस। डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश आईटी, एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्थापित कर रहा है नित नए आयाम। गौतम बुद्ध नगर का आईटी हब के रूप में किया जा रहा है विकास, तो लखनऊ बन रहा है एआई और मशीन लर्निंग का नया केंद्र। रोबोटिक्स सिटी के रूप में स्थापित हो रही है कानपुर की नई पहचान, तो वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में विकास। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के समन्वय से तैयार की जा रही है एआई स्किल्ड वर्कफोर्स। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप आम जन को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रहे हैं डिजिटल साक्ष्य। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही को मिल रहा है विस्तार। सिंगल विंडो सिस्टम निवेश सारथी पोर्टल ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत देश के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक निवेश मित्र से उद्यमियों को मिल रही हैं 45 विभागों की 525 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं। इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में की जा रही है ऑनलाइन हस्तांतरित। डिजिटल खतौनी ने पारदर्शी व्यवस्था को दिए हैं नए आयाम। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, स्वामी विवेकानंद डिजिटल सक्षम स्कीम के अंतर्गत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर डिजिटल शिक्षा को मिली है नई दिशा। नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है देश का डिजिटल पावर हाउस। तभी तो कहते हैं करके दिखाई जो, डबल इंजन सरकार है वो। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पीओके में जिस तरीके से हलचल मच रही है, पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस लगातार वहां के आम इंसानों पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद जो पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी से बदला ले रहे हैं, उन्हें बंधक बनाना हो या फिर उनकी जो वर्दियां हैं उन्हें 10-10 रुपए में सेल पर टांगना हो, या फिर अब जिस तरीके से भारत के नेताओं की तरफ से, भारत के सेना प्रमुखों की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो क्या कड़ियां जोड़कर पता लगाया जा सकता है कि अब पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, पिछले ही महीने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में, कुछ वक्त बाद पीओके खुद बोलेगा कि मैं भारत हूं। मतलब वो खुद कहेगा कि मुझे भारत में विलय करना है। फिलहाल पीओके को लेकर पीओके के लोग 38 सूत्रीय मांग लेकर पाकिस्तानी सरकार के सामने हैं, जिसमें से दावा पाकिस्तानी सरकार का यह है कि ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है। बाकी जो कुछ मांगे हैं उन्हें लेकर संसद में, माफ कीजिएगा, संविधान में संशोधन करना होगा और उसके लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन अब एक एक कर मैं आपको बयान दिखाता हूं। कुछ मीडिया की सुर्खियां बनी है, दिखाइएगा जरा, कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 12-13 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए गए। ये वायुसेना प्रमुख जो AK भारती हैं उनकी तरफ से यह बयान आया। अगली सुर्खी दिखाइएगा, और अगली सुर्खी में यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एयरफोर्स ने 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान नष्ट किए। ये तो इससे पहले भी बयान आए थे, लेकिन इससे पहले F-16 का नाम सेना की तरफ से नहीं लिया गया था, क्योंकि भारत लगातार अपना बचाव कर रहा था कि डायरेक्ट वो F-16 का नाम ना ले, क्योंकि F-16 का नाम लेते ही सीधा अमेरिका से इसका नाम जुड़ जाता है और अमेरिका से भारत और भारत के अमेरिका से रिश्ते बहुत ज्यादा सही नहीं चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर से वो तस्वीरें भी दिखाई गई जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस तबाह किए थे। एक सबूत मौजूद है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार फिलहाल भारत के वायुसेना प्रमुख हो या फिर थल सेना के प्रमुख हो या फिर भारत के रक्षा मंत्री हो, एक बयान मैं आपको सुनवाता हूं। सबसे पहले जो थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने सेना के बीच पहुंचकर क्या कुछ कहा, सुनाइएगा जरा। पूरी होनी चाहिए, दुश्मन को आप कभी लाइटली नहीं ले सकते, और दूसरी चीज, अगर मौका मिला तो पार जाके बैठो, यही करोगे, है ना। ऑपरेशन सिंदूर
ओ में जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया वो तो सिखाया ही, लेकिन यहां सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि इस बार अगर उधर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान अब कोई नई कहानी बुनता है, फिर कोई साजिश करने की कोशिश करता है, तो इस बार अभी रक्षा मंत्री का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भूगोल को इतिहास बना देंगे, मतलब नक्शे से पाकिस्तान मिटने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बड़े शीर्ष अधिकारियों के और रक्षा मंत्री का अचानक से एक जैसा बयान आना क्या यह दिखाता है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। एक और बयान आप जनरल उपेंद्र द्विवेदी का सुनिए, उसके बाद फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए जिस तरीके से अपनी सेना के बीच पहुंचकर सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है वो ये दिखाता है कि अब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये लगातार इस बयान को देना कि पाकिस्तान माफ कीजिएगा पीओके के जो लोग हैं वो खुद ही भारत में मिलने के लिए तैयार हैं, वो खुद ही ये कहेंगे कि हम भारत हैं। हालांकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इस बात को आज ही जयशंकर साहब ने भी कहा है, वो विदेशी मंच हो या फिर भारत के मंच हो, इस बात को हमेशा भारत ने कहा है और माना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, किस तरीके से उन्होंने कहा कि भूगोल को इतिहास बना दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है और इसी क्रीक को लेकर फिलहाल पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ऐसा खुफिया इनपुट्स के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, क्रीक गुजरात से लगता हुआ एक बॉर्डर है पाकिस्तान से, जिस पर ये देखिएगा, ये सर क्रीक करके जो जगह है, दोबारा दिखाइएगा मैप, सर क्रीक करके जगह है, इस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है और भारत के हिसाब से ये जगह भारत की है। लंबे वक्त से इस पर विवाद चल रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस पर जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है और कहा ऐसा जा रहा है कि कराची जो पोर्ट है पाकिस्तान का, कराची जो शहर पाकिस्तान का है, वो जिस तरीके से भारत का मुंबई है उसी तरीके से कराची पाकिस्तान का है। पूरा जो अर्थव्यवस्था है कराची से ही पाकिस्तान का चलता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उस वक्त इंडियन नेवी को मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान ने यहां क्रीक में कुछ भी करने की कोशिश की, क्योंकि अगला टारगेट, नया टारगेट पाकिस्तान का क्रीक ही हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि पीओके वाला क्षेत्र हुआ या फिर जो दूसरी तरफ वाली सीमा है, वहां तो पाकिस्तान अब हिमाकत कर नहीं सकता। अब नया क्षेत्र पाकिस्तान ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो अपने अस्तित्व को, पाकिस्तानी आर्मी अपने अस्तित्व को जिंदा रख सके, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। बाकी पीओके की अगर बात करें तो पीओके में पिछले 4 दिन से पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। 4 दिन से वहां इंटरनेट बंद है, टेलीफोन की जितनी भी सुविधाएं हैं वो बंद हैं। आर्मी ने वहां डेरा डाला हुआ है, लगातार आम लोगों पर
वहां फायरिंग की जा रही है और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से इसकी निंदा की गई है और कहा गया है कि मानवीय उल्लंघन यहां पीओके में हो रहे हैं, जबकि पीओके भारत का हिस्सा है। ऐसे में देखना ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। सबसे पहले तो ये खुलकर बताना कि 12-13 एयरबेस 12-13 जो फाइटर जेट्स थे पाकिस्तान के वो उड़ाए गए, बहुत सारे ठिकाने उड़ाए गए, वो उसकी वायु रक्षा प्रणाली हो या फिर फाइटर जेट हो या फिर उसका अवैक्स सिस्टम हो या फिर लॉन्चर्स हो, ये सारे टारगेट किस तरीके से भारतीय सेना ने उड़ाए हैं, अपनी सीमा में रहते हुए उड़ाए हैं। और उसके बाद अब पीओके को लेकर जिस तरीके से खलबली पाकिस्तान में मची है और साथ में रक्षा मंत्री के द्वारा क्रीक का जिक्र करना, सर क्रीक का जिक्र करना, ये कहीं ना कहीं जब कड़ियां जुड़ती हैं तो पता चलता है कि एक साथ जब बड़े तमाम अधिकारियों के और रक्षा मंत्री का बयान आता है तो कुछ ना कुछ तो पीओके में बड़ा होने वाला है। एक और सवाल लगातार भारत का विपक्ष के द्वारा पूछा जाता रहा है हमेशा कि भारत का कितना नुकसान हुआ, भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, कितने विमानों का नुकसान हुआ है। उस पर वायुसेना प्रमुख ने बड़ा शानदार जवाब दिया है, जाते जाते आपका वो भी सुनना बेहद जरूरी है, सुनाइएगा जरा। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता और अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है तो पाकिस्तान सबूत दे दे, जिस तरीके से भारतीय सेना ने दुनिया को ये सबूत दिए हैं। बाकी इनपुट ये भी है कि अब पीओके से निकालकर आतंकी कैंपों को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बारे में भारतीय सेना का यह कहना है कि पाकिस्तान का एक एक इंच भारतीय सेना के रडार में है। साथ ही ये भी बताया गया सेना प्रमुख की तरफ से कि अब वायु रक्षा प्रणाली को भी और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। जो S-400 ने इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई है उसका और ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और ज्यादा S-400 और रशिया से लिया जाएगा और साथ ही S-500 के लिए भी भारत बात कर रहा है। रशिया से आने वाले वक्त में हो सकता है कि भारतीय सैन्य बेड़े में रशिया का डिफेंस सिस्टम S-500 भी आपको देखने को मिले। बाकी जिस तरीके से सिचुएशंस बन रही हैं उसमें और अपडेट आना भी बाकी है। ये तस्वीरें भी बॉर्डर इलाके की कहीं की हैं, लेकिन इस बारे में अब तक नहीं पता है कि कहां की तस्वीरें हैं। तैयारियां चल रही हैं, किस लिए तैयारियां चल रही हैं, क्या होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।